आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। साउथ लेबनान में इस्राइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, मिस्र की सख्त वार्निंग, हिजबुल्लाह को फौरन निहत्था करो। इराक में गैस फील्ड पर रॉकेट हमला, अंधेरे में पूरा कुर्दिस्तान। बगदाद का बड़ा ऐलान, कहा इराक में अमेरिका का मिशन खत्म। ट्रंप का प्लान हुआ लीक, गजा को येलो लाइन के पीछे छोटे कंपाउंड्स में बांटने की तैयारी। गजा का फिशिंग सेक्टर हो गया तबाह, इसराइल ने पूरा समंदर नो गो जोन बना डाला। वेस्ट बैंक में सेटलर्स के घिनौनी करतूत, फलस्तीनी बस्तियों से गधे तक चुरा कर ले जा रहे। और हांगकांग हाई राइज इन्फर्नो, आग में 65 लोगों की मौत, 3 वर्कर गिरफ्तार। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहली खबर लेबनान से जो ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा खबर आई है वो ये कि लेबनीज़ मीडिया ने रिपोर्ट किया है साउथ लेबनान के जर्मक और महमूदिया गांवों के पास इसराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। बड़े बड़े धुएं के और मलबे के गुबार और ढेर देखे गए हैं। आईडीएफ की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आप क्लिप्स को सुनेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि फाइटर जेट्स आ रहे हैं और बम्स गिरा कर जा रहे हैं। ये स्ट्राइक्स उस इंसिडेंट के बाद पहली इस्राएली कार्रवाई बताई जा रही है जब बेरूत में हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ का कत्ल हुआ था। लेबनान पर हुए इस हमले से कुछ घंटे पहले ही इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देलती ने लेबनान को सख्त वार्निंग दी थी कि अगर हिजबुल्लाह को फौरन निहत्था नहीं किया गया, डिसआर्म नहीं किया गया, तो इसराइल एक मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन और ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर सकता है। यानी हवा से भी बम बहुत बुरी तरीके से बरसाएगा और ज़मीन पर भी उसकी फौज उतर सकती है। ये दावा अल अखबार की रिपोर्ट में किया गया है। ये वार्निंग अब्देलती की बेरूत विजिट के एक दिन बाद सामने आई है। कल वो लेबनान में था, जहां उन्होंने लेबनीज लीडरशिप से सीज फायर और बॉर्डर टेंशन्स पर बातचीत की थी। अल अखबार के मुताबिक लेबनीज ऑफिशियल्स ने उनके लहजे से हैरानी जताई थी। वो सब हैरान रह गए थे कि कैसे कह रहे हैं कि फौरन हिजबुल्लाह के हथियार छीनो वरना बड़े हमले तुम पर होने वाले हैं। कुछ तो इंटेल उनके पास भी होगा। रिपोर्ट कहती है कि अब्देलती ने लेबनान को सीधे और साफ खतरे को लेकर आगाह कर दिया है। सोर्सेस के मुताबिक कुछ दिन पहले लेबनान में ये इंफॉर्मेशन पहुंची थी कि इजिप्ट एक इनिशिएटिव लाने वाला है जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से हथियारों का फ्रीज और इसराइल के खिलाफ होस्टाइल एक्ट्स रोकने के बदले इसराइल कुछ कब्जाए हुए इलाकों से पीछे हटेगा और कुछ लेबनीज कैदियों को रिलीज करेगा। पहले के इजिप्शियन प्लान में ये भी शामिल था कि इसराइल अपने अटैक्स रोके और लितानी दरिया यानी लिटानी रिवर के साउथ में पूरा डिसआर्ममेंट हिजबुल्लाह का हो, वहीं पर हथियार सौंपे जाएं हुकूमत को, जबकि नॉर्थ में आर्म्स इशू पर एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाया जाए। लेकिन अल अखबार का कहना है कि मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर अब्देलती ने इस पुराने फ्रेमवर्क का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि वो सीधे इस्राएली डिमांड्स यानी कि हिजबुल्लाह की इमीडिएट डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करते नजर आए। यानी मिस्र इसराइल की ही बोली बोलने लगा कि हाँ, हिजबुल्लाह के हथियार छीन लो। रिपोर्ट के मुताबिक अब्देलती ने लेबनानी पार्लियामेंट की स्पीकर नबी बेहरी से कहा कि इसराइल किस हद तक एस्केलेशन करेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी मिस्र को कुछ इन्फॉर्मेशंस हासिल हैं और शायद उसी की बिना पर वो लेबनान की हुकूमत को ये डरा रहे हैं कि भाई बड़े हमले से बचना है तो इसराइल की बात मानते हुए हिजबुल्लाह के हथियार छीन लो। अब देखते क्या होता है। बात इराक की, जहां के खोर मोर गैस फील्ड पर एक रॉकेट हमला हुआ, जिसके बाद गैस फील्ड बंद करनी पड़ी और पूरे कुर्दिस्तान में तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली गायब हो गई। सब लोग अंधेरे में डूब गए। बड़े पैमाने पर पावर आउटेज दर्ज हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशियाज पर इस हमले का शक है। यूएई बेस्ड ऑपरेटर दाना गैस ने कहा कि रॉकेट लिक्विड स्टोरेज टैंक पर लगा, आग भड़की लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन कुर्द एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये वारदातें लगातार ईरान बैक्ड मिलिशियाज की तरफ से हो रही हैं। वो मिलिशिया ग्रुप्स जो इराक में रहकर ईरान की हिमायत, पैसे और हथियारों के दम पर वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं।
उनका मकसद KRG पर प्रेशर बनाना और अमेरिका से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना बताया जाता है। हालिया महीनों में खोर मोर पर ऐसे हमलों की एक तेजी सी देखी गई है और ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी बताई जा रही है। अमेरिका का एंटी-ISIS कोलिशन अब ऑफिशियली इराक से आउट हो गया है। अमेरिका की एंटी-ISIS कोलिशन ने फेडरल इराक में अपने मिशन ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इराकी ऑफिशियल्स के मुताबिक अब सिर्फ 4-5 अमरीकी लोग बगदाद में रह गए हैं। उनका काम सिर्फ लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेटिक अफेयर्स देखना है, कोई जंगी कार्रवाई करना नहीं। इराक की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर कैस अल मोहम्मद दावी ने कहा कि इंटरनेशनल कोलिशन अब फेडरल एरिया में अपना मिशन पूरा कर चुका है। सभी बाकी फौजी अमरीकी फौजी अब कुर्दिस्तान रीजन में हैं, यानी फुल फोर्स ऑपरेशन अब ख़त्म हो चुका है और बड़े हिस्से में अमरीकी फ़ौजी इराक छोड़ चुके हैं। जो यहाँ वहाँ फैले थे वो ज़्यादातर अमरीका निकल चुके हैं या मिडिल ईस्ट में किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए, इराक से निकल गए हैं। बढ़ते आगे, अमेरिका की ट्रंप हुकूमत का एक खतरनाक प्लान सामने आया है जिसमें गजा को बांटने की तैयारी है। ये न सिर्फ गजा का बंटवारा करेगा बल्कि इसे फ़लस्तीनियों को स्लो डेथ की तरफ ले जाने वाला प्लान भी बताया जा रहा है। हल्के हल्के मौत मिलेगी, हल्के हल्के तबाही। एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने यह कंफर्म किया है कि गजा स्ट्रिप में हज़ारों फ़लस्तीनी लोगों के लिए हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, रिहायशी यूनिट्स बनाई जाएंगी, वो भी इसराइल के कंट्रोल वाले इलाकों में, यानी गजा की पीली लाइन येलो लाइन के पीछे, और लोगों को इन साइड से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, यहीं कैद रहो। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये अल्टरनेटिव सेफ कम्युनिटीज़ या रिहायशी कंपाउंड्स गजा के ईस्टर्न हिस्सों में बनाए जाएंगे। येलो लाइन एक नॉन फिजिकल डिमार्केशन लाइन है जो इसराइली फ़ौज की पोजीशन और गजा के कुछ इलाकों को अलग करती है। अमरीकी अफसरों का ऑफिशियल्स का ये दावा है कि इस प्लानिंग से लगभग 50% इलाके पर गजा के कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि हम तो यूं हैं कि इन गजा वालों की हिफाजत कर सकें जिनके लिए रिहायशी कंपाउंड बनाएं। तो एक परमानेंट कब्जा करने के भी तरीके बताए जा रहे हैं। अमरीकी और यूरोपीय अफसर कहते हैं कि इन कंपाउंड्स में सिक्योरिटी और रोज़गार के मौके और ज़िंदगी को फिर से बसाने का ऑप्शन मिलेगा। हर कंपाउंड में 20,000 से 25,000 लोग रह सकेंगे और इसके साथ मेडिकल क्लिनिक और स्कूल भी होंगे। इस प्लान से फ़लस्तीनी इलाके की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होंगे। एक तरफ गजा इतनी छोटी सी जगह और उसमें एक तरफ एक लकीर के इस पार ज़िंदगी दिखाई देगी और दूसरी तरफ बर्बादी। कितने लोग कोफ्त में जिएंगे और उस कोफ्त में क्या क्या होगा या आप समझ सकते हैं। और जो ज़िंदगी वाली लाइन के इस पार हैं, उनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथों में होगी। वो कठपुतली की तरह जिएंगे और फिर भी कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। हमास ने रफ़ा में फंसे अपने लड़ाकों पर हो रहे इस्राएली हमलों को लेकर एक बयान जारी किया है। रफ़ा की सुरंगों में फंसे और घिरे हुए रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारना और गिरफ्तार करना हमास के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुए गजा सीज़फायर समझौते की सीधी खिलाफ वर्जी है। हमास ने अपने इस ताज़ा बयान में दोहराया कि घिरे हुए लड़ाकों के खिलाफ इसराइली हमले इस बात का साबित सबूत हैं कि कब्ज़ा करने वाले सीज़फायर को तोड़ने और कमज़ोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की 2 साल की जंग ने गजा की इकनॉमी तोड़ कर रख दी। गजा के मछली पकड़ने वालों के कारोबार तक को बर्बाद कर दिया है, वो भी एक सोची समझी मुहिम के साथ, ताकि फ़लस्तीनियों की रोज़ी रोटी और फूड सिक्योरिटी को तोड़ा जा सके और घुटन बन चुकी घेराबंदी को मुहासरे को और कसा जा सके। घेरा और सख्त करने के लिए इसराइल ने गजा के समंदर को नो गो जोन डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो मछली कैसे पकड़ेगा? जैसे ही कोई फ़लस्तीनी मछुआरा पानी में उतरने की हिम्मत करता है तो इसराइल की नेवी या तो उसकी कश्तियों को उड़ा देती है या मछुआरों को मार डालती है या अगवा करके साथ में इसराइल ले जाती है, जहां जेलों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी सड़ते हुए गुजारते हैं। नतीजा, गजा का पूरा फिशिंग सेक्टर मौत के किनारे खड़ा कर दिया गया है। यह एक ऐसा समंदर है जिसमें रोज़ फ़लस्तीनी डूब रहे हैं। इसराइली सेटलर्स की एक वाहियात बेहुदा हरकत सामने आई है, कैमरे में कैद हो गई है। फ़लस्तीनियों के गधे तक चुरा कर ले जा रहे हैं। खबर वेस्ट बैंक के साउथ हेब्रोन से है। यहाँ मुसाफिर यत्ता में 2 इसराइली सेटलर्स, नाजायज़ इल्लीगल सेटलर्स, फ़लस्तीनियों की एक बस्ती में घुस गए।
और सीधा एक गधा चुरा कर ले भागे। ये चोर सेटलर्स बेहुदा लोग पहले चारों तरफ मुआयना करते रहे, फिर मौका देखते ही गधा खोलकर साथ ले गए। वहां मौजूद फलस्तीनी कह रहे हैं कि अब हालात इतने गिर चुके हैं कि सेटलर्स खेत, जानवर, पानी सब बर्बाद करने के बाद गधे तक चुरा ले जाने से नहीं हिचक रहे। ये कौन लोग हैं? हमारे यहाँ से लोग चले गए नौकरी करने इसराइल, और इसराइलियों को गधे चुराने पड़ रहे हैं। मसाफिर यत्ता पहले से ही सेटलर्स के हमले और फौजी कब्जे के लिए बदनाम इलाका है। अब ये ताज़ा वारदात लोगों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ा रही है। हांगकांग में 60 साल की सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। रिहायशी टावर्स में लगी आग ने अब तक 65 लोगों की जान ले ली है। आंकड़ा बढ़ गया है। हांगकांग के ताइपो इलाके में कई हाई राइज इमारतों को निगल जाने वाली आग ने शहर को हिला दिया। बुध यानी कल की दोपहर लगी इस भयानक आग ने आज तक कम से कम 65 लोगों की जान ले ली है। 70 जख्मी हुए हैं, सैकड़ों भी लापता बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया। अब चारों बिल्डिंगों में आग बुझ चुकी है। पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि साइट पर मेंटेनेंस करते वक्त शदीद लापरवाही बरती गई और उसी की वजह से इतनी बड़ी तबाही फैल गई। शहर के लोग सदमे में हैं और रेस्क्यू टीमें अब भी मौके पर लापता लोगों को ढूंढ रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड सोल्जर्स पर फायरिंग करने वाला मुलजिम एक अफगानी नागरिक है, एक अफगानी सिटीजन है। उसका नाम रहमानुल्लाह लगनावल है। NBC न्यूज़ ने उसकी फैमिली और लॉ एनफोर्समेंट सोर्सेस के हवाले से बताया कि लखनवाल अफगान आर्मी में 10 साल तक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करता रहा था। वो सितंबर 2021 में तब अमेरिका आया था जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। तालिबान की हुकूमत आने के बाद अमेरिका की मदद करने वाले कई अफगानी सिटीजन्स को US में इनाम के तौर पर शेल्टर दिया गया था कि तुमने अब अफगानिस्तान में हमारी मदद की तालिबान के खिलाफ, अब तालिबान वहाँ आ गया तो हम तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें अपनी यहाँ पनाह देते हैं। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि अमेरिका के लिए काम कर चुके रहमानुल्लाह ने यह हमला क्यों किया। इधर अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने वाशिंगटन DC में हुई इस फायरिंग के बाद अफगान इमिग्रेशन पर फौरन रोक लगा दी है। अफगानिस्तानी अब अगले हुक्म तक अमेरिका नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक स्पेशल जज कोर्ट ने आज साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को उनकी गैर हाजिरी में 21 साल की कैद की सज़ा दे दी। कोर्ट के मुताबिक हसीना पर पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट अलॉटमेंट करप्शन में 3 केस थे, जिनमें हर केस पर 7 साल की सज़ा दी गई। हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी गैर हाजिरी में 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई कैद की। यह हसीना के खिलाफ पहला करप्शन फैसला है जो उनके 5 अगस्त को इंडिया जाने के बाद या भागने के बाद सामने आया है। खबरें तो और भी हैं, लेकिन वक्त की तंगी होती है और आप में से बहुत से लोग वीडियो पूरा नहीं देखते। हमें भी पता चलता है, दुनिया को पता चलता है। तो बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।